यहां भी वही समस्या है। समस्या है कि एक भाई जो है वो क्या करता है कि जमीन को बेच देता है। दूसरा भाई से जो है विवाद होने के कारण, या कह सकते हैं किसी प्रकार का मनमुटाव होने के कारण, जो है दूसरा भाई यानी सनोज मंडल से पूछना भी उचित नहीं समझता। अब अपने हिस्से की प्रॉपर्टी है, अमित मंडल सोचते हैं कि मेरे हिस्से की जमीन, हम क्या पूछे, भाई से तो विवाद ही है। विजय मंडल के दो बेटे हैं, अमित मंडल, सनोज मंडल। एक जो भाई है वो जमीन को बेचता है, पैसे की जरूरत है, जमीन बेच देता है। और दूसरा भाई जो है उसको यहां पर दिक्कत है, उसको तो समस्या हो गया कि जमीन बेचा गया। अब अमित मंडल जो है उनको दो टुकड़े जो जमीन के हैं, ये दोनों टुकड़े को वो बेच देते हैं। अब इसमें एक जो नया आप कह सकते कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो है जमीन का खरीदार, यानी जमीन का खरीदार जो कि जमीन को खरीदा है। अब ये खरीदार को एक समस्या हो गया कि दूसरा भाई को इस बात से आपत्ति है। और आपत्ति देखें होता कब है, जमीन का जो खरीदार है वो क्या किया कि देखा कि पिता के नाम जमीन है और अलग अलग है, यानी ये सही में जमीन जो बेचा गया है वो अमित मंडल का ही है, यानी अमित मंडल उस पर खेती करते थे। अब पिता के नाम जमीन का जमाबंदी कायम है। अब जो यहां पर है कि जो दूसरा भाई है उसको ये बात कह सकते हैं दिक्कत लगा कि मुझसे ना पूछा गया, मुझसे ना किसी प्रकार का राय मशवरा लिया गया, और ये जमीन जो है अमित मंडल अपने मन से जाकर बेच देता है। तो जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, खरीदार के पास जमीन का केवाला है। ये कह सकते हैं दो भाइयों का बात है। आपका जो समस्या होगा हो सकता है कि कई और इसमें हिस्सेदार शामिल होंगे। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है इसलिए कि पिता के नाम जमीन का जमाबंदी है, तो ये ज्वाइंट है। अब आखिरकार समस्या होता क्या है, होता यह है कि जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। देखिए रजिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो हर जगह हर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा, यानी निबंधन का जो प्रक्रिया होता है, जमीन का जो सेल डीड तैयार किया जाता है, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, यानी रजिस्ट्री जो टैक्स होता है, तो ये जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित जो भी एक कह सकते हैं नियम कानून है, इस पर कितना टैक्स लगना है, क्या चेक करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है वो राज्य सरकार के नियम के अनुसार चलता है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा ये तय किया जाता है। और राज्य सरकार जो है वो हर राज्य में आपको ये टैक्स अलग अलग देखने को मिलेगा। हर राज्य में वेरीफाई करने का तरीका जो है वो अलग अलग। अब यहाँ पर ये बड़ा समस्या वाला बात है कि आखिरकार जो खरीदार है वो तो जमीन की रजिस्ट्री करा लेता है। अब यहाँ पर जो है जमीन का जो वैल्यूएशन है, कहीं पर 5000 का जो स्टाम्प शुल्क देना होता है, कहीं का जो प्लॉट है उसके लिए 1000 का है। अब ये तो तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का रजिस्ट्री हाथ में है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा एक और प्रक्रिया जो है में जाना पड़ता है। राज्य सरकार कहता है कि ठीक है, अभी जमाबंदी तो विजय मंडल के नाम है, हम आपके नाम अब जमाबंदी करेंगे और उसके बाद हम आपसे राजस्व लेंगे। यानी जमीन का जो रजिस्ट्री करा लिया है वो अब सरकार को राजस्व देगा। यानी जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद जो एक प्रक्रिया होता है वो जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन का है। यानी ये आप कह सकते हैं ये जो प्रक्रिया है जमीन का दाखिल खारिज का प्रक्रिया है। अब दाखिल खारिज जो है ये कराना बेहद जरूरी है। आखिरकार ये जरूरी इसलिए होता है कि जो सरकार का एक रजिस्टर है, सरकार ने रजिस्टर बना के रखा है और अभी तो अधिकांश राज्यों में जो है, और ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सारा डिटेल दिखेगा। और पहले ये जो है यानी हर जगह ऑफलाइन जो है रजिस्टर बनाया जाता था यहाँ पर, कि उसमें उस व्यक्ति का नाम दर्ज होता था जो सरकार को टैक्स भर रहा है, जो सरकार को राजस्व दे रहा है। तो इसमें जो अभी का समय है उसमें अब अधिकांश राज्यों में ये ऑफलाइन वाला प्रक्रिया जो है वो बंद हो गया, जो हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। कुछ राज्य में जो है यहाँ पर अभी भी ऑफलाइन में भी दस्तावेज में जो है सब कुछ दर्ज होता है। ऑनलाइन जो ये प्रक्रिया होता है तो उसमें पहले से जो जमीन के मालिक हैं, जो विजय मंडल हैं, वो टैक्स दे रहे थे। यहाँ पर अमित मंडल, सनोज मंडल जो है कभी टैक्स नहीं भरे, लेकिन वो टैक्स भरते थे, लेकिन उनका जो
टैक्स जाता था वो पिता के नाम से जाता था। अब है कि यहां पर जो खरीदार है ना, खरीदार तो जमीन खरीद लिया, जमीन पर कब्जा भी मिला, और इस जमीन, ये जो आप देख रहे हैं, इस जमीन पर वो खेती भी करने लगा। कुछ दिन रुक गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया। उनको लगा कि दाखिल खारिज भी जरूरी है, और जैसे ही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई होता है तो ये बात सनोज मंडल को पता चल गया कि दाखिल खारिज जो है हो गया। अब है कि आखिरकार आप कहेंगे कि आखिरकार अमित मंडल जमीन बेचा है, अपना हिस्सा बेचा है, एक भाई अपना हिस्सा बेचा है, तो दूसरा भाई को क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत होता क्या है कि जमीन का ये जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारा में जमीन की जमाबंदी डिवाइड नहीं हुई। यानी जमीन का जमाबंदी, अगर बात करें जमाबंदी का, तो जमाबंदी अमित जो मंडल हैं इनके नाम से नहीं है, और जो सनोज मंडल हैं इनके नाम से अलग अलग जमाबंदी नहीं है। यानी इसका मतलब है कि अभी भी ये संपत्ति जो है पिता के नाम से जमाबंदी जो है, और अभी भी ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही दाखिल खारिज के लिए खरीदार जो है अप्लाई करता है, सनोज मंडल ने जाकर जो है एक तरह से इसमें, इस दाखिल खारिज प्रक्रिया में वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अब ये आप कहेंगे कि ऑब्जेक्शन क्यों लगाया, सनोज मंडल को ऐसा क्या दिक्कत था जो ऑब्जेक्शन लगा दिया? तो देखें हुआ क्या एक्चुअल में कि ये जो जमीन यहां पर इनको जो बेचा गया ना, अब इसके आगे से जो है रोड का निर्माण का कार्य जो है एक तरह से बाद में जो है होना शुरू हो गया, कि ये तय कर लिया कि सरकार यहां से अब आगे से जो है रोड निकलेगी। अब इनके जमीन के आगे से सड़क, अब ये सड़क बनना है, सरकार का निर्णय लिया गया, बहुत सारे लोगों का जमीन गया उसमें, तो उस जो जिसका भी जमीन जाएगा तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं जो यहाँ पर जमीन बेचा गया वो भी यहाँ पर चला गया, तो सरकार को जो है अब इसका मुआवजा देना। भूमि अधिग्रहण कानून है, सरकार भूमि अधिग्रहण करती है और उसमें लोगों की, किसान जो जमीन मालिक है उनकी सहमति होती है, और सहमति जो है यानी कह सकते हैं कि 100% की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ लोग जो है नहीं देना भी चाहेंगे तो उनकी जमीन जाएगी, इसलिए कि अधिकांश लोगों ने सहमति दे दिया है, और आप जो है उसके बाद अगर असहमत भी हो जाएंगे तो भी आपकी जमीन सरकार ले लेगी, इसलिए कि वो आम लोगों के फायदे के लिए, हितों के लिए बनाया जा रहा सड़क है। तो अभी अधिग्रहण से संबंधित जो नियम कानून चल रहे हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हुआ, सनोज मंडल को लगा कि ये जमीन तो बेच दिया गया है, इसमें हम जो है आधा निकाल सकते हैं, और जो ये है ना इसका पहले सबसे पहले दाखिल खारिज रोकना होगा। दाखिल खारिज उन्होंने रोक दिया। अब अमित मंडल के द्वारा जो बेचा गया जमीन था ना, इस पर सनोज मंडल का कोई भी यहाँ पर साइन नहीं था। यहाँ पर एक साइन होता है डॉक्यूमेंट पर, उसमें है कि पिता के नाम अगर जमीन है और पिता, एक भाई अगर बेच रहा है तो दूसरा भाई को आप जो है आप कह सकते हैं शनाखत बना लें, आप कह सकते हैं दूसरा भाई को पक्षकार बना लें, यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं जो दूसरा भाई है उसको गवाह बना लें। तो इसमें ये होता है ना कि वो अगर दस्तखत, वो अगर भाई दस्तखत कर देता है इस पर सनोज मंडल, तो इस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता कि जमीन तो बेचा गया, जमीन की बिक्री हुई, और इसमें सनोज मंडल को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता तो इस ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए कि आपने जो है जमीन एक भाई बेचे हैं, दूसरा भाई सहमति दे रहा है कि ये सही में अमित मंडल के हिस्से की जमीन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सनोज मंडल से पूछा भी नहीं गया। पहले अगर पूछा जाता, उस समय रोड नहीं निकला था, तो हो सकता है कि सनोज मंडल समझ भी जाते, चले भी जाते। अगर खरीदार ही बात करता, हो सकता है कि लाखों अगर ये अमित मंडल को दिए हैं तो कुछ हजारों में जो कॉस्ट है वो सनोज मंडल को भी देकर अपने डॉक्यूमेंट को ठोस करा लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित मंडल से जमीन लिखा ली गई और सनोज मंडल ने ऑब्जेक्शन डाल दिया। और ऑब्जेक्शन के बाद क्या होता है कि जब आप एक पूरा प्लॉट टुकड़ा, यानी आप ये देख सकते हैं बड़ा टुकड़ा, इसमें दो, अगर ये पिता के नाम जमाबंदी है, ठीक है, इस पर पिता का नाम अगर दर्ज है, तो इसमें अगर भविष्य में अब दो भाई है ना, तो ये एक भाई का होगा, पिता के बाद एक भाई का होगा, और ये समझा जाता है ये दूसरा भाई का होगा, ये दूसरा भाई का होगा। तो आखिरकार ये पूरी प्लॉट अगर आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे का भी हिस्सा बेच दिया, और दूसरा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया, किसी को समस्या नहीं है।
अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर तो आपत्ति हो गया। तो आपत्ति अब अगर हो गया है तो यहां पर जो ऑब्जेक्शन के बाद है, यानी ये दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई हुआ था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप कहेंगे इसका कोई उपाय, तो रिजेक्ट कर दिया गया तो आगे अपील आप करेंगे भी तो आगे भी जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, इसलिए कि आपकी दाखिल खारिज रिजेक्ट होगी। तो क्या ये अगर देखा जाए, सबसे पहले ये जो रजिस्ट्री है, जमीन की रजिस्ट्री है, क्या ये रजिस्ट्री सनोज मंडल कैंसिल करा सकता है? तो इसका देखें, इससे संबंधित कई फैसले के बारे में हम बताए हुए भी हैं और ये जजमेंट आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद ये फैसला और हाई कोर्ट का भी फैसला है। यानी आप जाकर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का भी फैसला देख सकते हैं। अब ये जो जजमेंट है ना हाई कोर्ट का फैसला में, उसमें जजमेंट की स्टोरी केस नंबर के साथ पूरा बताया हुआ। आप जाकर पूरा जजमेंट जो है एक तरह से जान सकते हैं, स्टोरी जान सकते हैं, उसका केस नंबर जान सकते हैं, किसके बीच में विवाद हुआ ये जान सकते हैं और आखिरकार फैसला क्या हुआ ये भी जान सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये तो कोर्ट के फैसले हैं, कई फैसले अलग भी होते हैं, लेकिन यहां पर कानूनी तौर पर पिता के नाम अगर जमीन है और पूरा टुकड़ा अगर एक भाई बेच दिया है तो सनोज मंडल का कानूनी अधिकार बनता है कि वो अपना 50% जो उनका हक बनता है उसको वापस प्राप्त कर लें, और अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं सनोज मंडल तो उसको वापस भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आखिरकार वापस जो प्राप्त करेंगे वो तो उसमें तो ये डॉक्यूमेंट जो जमीन की रजिस्ट्री है, जिस जो बोलते हैं कि जमीन क्या, तो रजिस्ट्री तो मालिकाना हक होता है, तो जमीन की रजिस्ट्री को तो हमको रद्द कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप रद्द करा सकते हैं और जो यानी आप इसके लिए प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा ना, वो आप उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी सिविल कोर्ट में आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी और ये याचिका कौन दायर करेंगे? खरीदार नहीं, खरीदार को जमीन रजिस्ट्री तो नहीं करना, तो खरीदार नहीं करेंगे, कौन करेंगे? सनोज मंडल। तो इनको कहां जाना है? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में ये जाकर केस फाइल करेंगे, सिविल सूट, कि ये हमारे हिस्से की भी जमीन को मेरा भाई ने बेच दिया है, इसमें मेरा भी शेयर बनता है और मेरा अभी भी जमाबंदी पिता के नाम से दर्ज है, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है उन्हीं के नाम से था और आज भी ऐसे ही चल रहा है। मामला देखा जाएगा, लगेगा कि हाँ ये तो जमीन अभी भी पिता के नाम से, आपने कोई बंटवारा किया नहीं, आपका जमाबंदी अलग अलग नहीं है, ठीक है आप मौखिक तौर पर दखल लिए होंगे, लेकिन यहां पर तो आपके भाई को आपत्ति है। तो ये कहीं ना कहीं ये सील्डेड को अगर सनोज मंडल चाहे तो रद्द करवा सकते हैं और ये रद्द हो भी जाएगा। तो इसलिए जमीन की खरीद बिक्री यानी दाखिल खारिज नहीं हुआ तो बड़ा समस्या होता है। यानी दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ये यानी बहुत सारे लोगों के मन में है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, आगे सब कुछ अपने नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं और जजमेंट के बारे में बताए हुए हैं जहां पर यह कहा गया कि आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्व रिकॉर्ड से मालिकाना हक जो है नहीं मिलता है। मतलब जमीन रसीद कटा लेने से, जमीन का जमाबंदी कायम करा लेने से मालिकाना हक जो है नहीं मिलता। ये बिल्कुल बात सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री जो है अगर उसमें कोई दावेदार का हक बनता है कानूनी तौर पर तो वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला बिल्कुल सही है कि राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई नाम दर्ज करा लिया, जैसे होता ना कि जमीन का खरीदार जो है क्या करता, मोटेशन करा ही लेता, जैसे भी करा लेता, तो करा लेता तो वही हो गया कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि सनोज मंडल जो है उसके अधिकार समाप्त हो गए, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया। सनोज मंडल को अब ये जमीन हासिल करना, इसलिए कि प्लॉट जो था ना वो एक टुकड़ा था और ये जो बेचा गया है तो पूरा प्लॉट जो बेचा गया वो पिता के नाम से ही दर्ज है। सनोज मंडल का नाम अलग अलग अगर होता, दोनों भाई का अगर संपत्ति का बंटवारा हुआ होता, दोनों की जमाबंदी अलग अलग होती, दोनों का दखल अलग अलग होता, तो फिर ये कहानी नहीं होती। तो समस्या का यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो यही है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फैसले में आखिरकार क्या होगा। और इससे संबंधित जो फैसले हैं उस जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं,
यहाँ पर पूरा जो जजमेंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।